नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अब हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहायक ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स से क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। जो ये पार्ट 1 है, इसके बाद तो इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा मैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाना मुश्किल था। लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाता, जो आप ही लोग प्रेफर नहीं करते हैं लंबा लेक्चर देखना, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इसके पहले मैंने अभी रीजनिंग के सॉल्यूशन दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे हों। और जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जब हमको ये पता चलता है कि क्रमिक प्रतिशत में घटाव या बढ़ाव हो रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हम सॉल्व करते हैं x+y+x/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब कभी भी क्रमिक प्रतिशत बढ़ता है घटता है तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब क्या होती है, वृद्धि होती है तो हम +20 या फिर इसी को क्या बोलते हैं, +x लिखते हैं। और जब घटता है या कमी होती है तो हम उसी को क्या लिखते हैं, -y। मतलब जो प्लस साइन होता है वो प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है, और जो माइनस साइन होता है वो प्रतिशत में कमी को दर्शाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 20 - 20, मतलब एक बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20 × 20 डिवाइड बाई 100। तो ये तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो -4 आएगा। और जो -4 है वो किसको दर्शाता है, मैंने आपको बता दिया था, कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो -4 है वो कमी को दर्शाएगा, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 4% की कमी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एक क्वेश्चन था, एक वायुयान 8 घंटे में 3280 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि एक रेलगाड़ी की औसत चाल वायुयान की औसत चाल का 2/5 गुणा हो तो रेलगाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, 410 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉल्व इसको कैसे करना है। तो देखिए, ये सॉल्यूशन है कि वायुयान जो है वो 8 घंटे में 3280 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। वायुयान क्या कर रहा है, 8 घंटे में 3280 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो एक घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी, एक घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 3280 डिवाइड बाई 8। ये क्या होगी, उसकी एक घंटे में चली गई दूरी, या और इसी को जब हम लिख सकते हैं क्या, 410 किलोमीटर एक घंटे में वो चलता है। तो एक घंटे में 410 किलोमीटर चलता है, तो वायुयान की औसत चाल क्या हो जाएगी, 410 किलोमीटर प्रति घंटे। 410 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वायुयान की औसत चाल की 2/5 गुणा है, 2/5 गुणा। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, वायुयान की औसत चाल 410 था, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, 410 × 2 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर या पर घंटे। ठीक है, इसके बाद जो आगे उसने कहा था, रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 2.5 घंटे या फिर इसी को बोलते हैं 2 घंटे 30 मिनट। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 या फिर इसको लिख सकते हैं 5/2, 5/2 भी लिख सकते हैं। तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी आपकी 410 इंटू 2/5, 410 इंटू 2/5 ये औसत चाल थी। और 2.5 घंटे मतलब 5/2। यहाँ तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो 410 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण सदैव बराबर होता है। तो जो कर्ण है वो आयत में सदैव बराबर होता है। ये देखिए, एक आयत होता है, ये x होता है, ये भी x होता है, ये y होता है और ये y होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पे भी x और y क्या है, ठीक है।
एक्स और वाई से आपका यहाँ कर्ण निकलेगा मान लो जेड, और यहाँ पे भी ये दूसरा कर्ण हो गया, ये एक्स और ये वाई से भी आपका जो कर्ण निकलेगा ये क्या आएगा जेड। तो आपका जो कर्ण होता है ये क्या होता है, आयत में हमेशा इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी क्या है, यहाँ बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के, तब आई ओ एल, आई यहाँ पे ये है, ओ यहाँ पे ये है और एल यहाँ पे है। ठीक है, तो आई ओ एल एक ऐसा आपका एंगल निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ थ्योरम पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले थ्योरम बता देता हूँ कि संगत कोण का थ्योरम क्या होता है। संगत कोण का थ्योरम होता है कि जब एक लाइन होती है, दो लाइन पैरेलल होती है और उसको कोई एक लाइन काटती है, उसको कोई एक लाइन काटती है, तो उसके जो आमने सामने की जो सेम भुजा क्या बोलते सेम एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे पहली लाइन में एंगल ए और दूसरी लाइन का एंगल 5 क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल, ये देखिए ये वाला, ये एंगल और यहाँ पे जब ये कटेगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ये एंगल और उसके बाद ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसके सामने और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो एंगल नंबर 1 है वो एंगल नंबर 5 के इक्वल होगा, एंगल नंबर 2 6 के इक्वल होगा, एंगल नंबर जो 3 होगा वो 7 के इक्वल होगा, और जो 4 है वो 8 के इक्वल होगा। इसके बाद आपने देखा होगा एकांतर कोण का नियम। एकांतर कोण का नियम क्या होता है कि जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल और इधर के एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये कोई लाइन है, इसको, ये दो लाइन है, इसको कोई लाइन काट रही है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है गाइज, ये एंगल होगा वो इसके इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल नंबर 1 और 2 इधर इक्वल होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था कि एक पैरेलल लाइन ये थी, दूसरी पैरेलल लाइन ये थी, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से ऐसी कट रही थी। तो आपको पूछा था कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया था, यहाँ 40 डिग्री, आपको ये एंगल आपको फाइंड करके उसको देना था। अब आगे अपन देखते हैं संगत कोण के नियम से, अपन संगत कोण के नियम से देख सकते हैं, या फिर पहले अपन एकांतर कोण का रूल लगा देते हैं। एकांतर कोण के रूल से क्या, एकांतर कोण और संगत कोण दोनों एक साथ इसमें लगेगा। इसमें देखिए ये क्या बोलते हैं अपना, संगत कोण के रूल में क्या था, एंगल 1 एंगल इज इक्वल टू एंगल 5 था। तो जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से 40 डिग्री और ये 40 डिग्री क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अपना संगत कोण का नियम लग गया। इसके बाद आगे देखिए एकांतर कोण का नियम। एकांतर कोण के नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन हो जाएंगी, अगर दो पैरेलल लाइन है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री था, यहाँ पे देखिए ये 40 डिग्री था, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री, दोनों मिला के कितने हो गए, 100 डिग्री हो गया। तो जबकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो कोण मैंने आपको बताया, ये वाला कोण क्या होगा, 80 डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि किसी भी जो लाइन है उसकी किसी पॉइंट बना देते हैं, तो ये एंगल कितना होता है, टोटल क्या होता है अपना, 180 डिग्री का होता है। ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। जब यहाँ से कोई एंगल 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ तक का तो आपको पता है 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो 180 माइनस आप 80 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 100 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपका जो आंसर है वो 100 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार और इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न त्रिभुज में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको बोल दिया है कि समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री, तथा बी डी
बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करना था। सिमिलर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो जो आमने सामने कोण के सामने की जो भुजाएं रहती है, सेम कोण के सामने की दो भुजाएं वो क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से ये चीज़ें आपको फाइंड करनी थी। इसमें आपको बता दूं कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल से आएगा वो क्या आएगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई बी डी। ठीक है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल से इसके बाद आप ये दोनों जो साइड हैं इसको इक्वल करके देखिए, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी इंटू डी सी। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी इंटू डी सी। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी था, ए डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता, आंसर नंबर सी इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 7:6:5 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन क्या होगा, या आयतन कितना होगा। तो इसका जो आंसर था गाइज वो आंसर नंबर डी था, इनमें से कोई नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब जो किसी आयत के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिसमें एल क्या होता है, लंबाई होता है, बी चौड़ाई होता है, और एच जो होता है, एच क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, अब आपको तीनों का रेशियो दे रखा था, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू रेशियो दे रखा था 7:6:5। अब आपको मान लेते हैं जो लंबाई है वो 7x है, जो चौड़ाई है वो 6x है, और ऊंचाई क्या है 5x। ठीक है, आपको रेशियो के तौर पे आप मान लिए 7x 6x और 5x। अब आपको फार्मूला पता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो इस फार्मूले पे आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7x इंटू 6x प्लस 6x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 7x इज इक्वल टू 21,700। 21,700 आ जाएगा। तो 107, जब इसको आप अंदर के जब तीनों को जोड़ेंगे तो 107 आएगा, और 2 से 21,700 को आप भाग देंगे, यहाँ पे डिवाइड 2/2 हो जाएगा। तो आपका जो अगला इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, 107x² इज इक्वल टू 10,850। ये क्या आ जाएगा, अगला इक्वेशन। इसके बाद जो 10,850 डिवाइड बाई 7, और ये स्क्वायर हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्ग से वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.069। 10 पॉइंट क्या आएगा, 069 ये आएगा। तो फिर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई क्या थी अपनी 7x थी, लंबाई क्या थी 7x थी, और जो आपकी चौड़ाई आई थी, सॉरी एक्स की वैल्यू आई थी 10.069। तो L इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणित 10.069, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 गुणित 10.069, और सी और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10.069। ये आपका आएगा। तो जो ये आपका क्या आएगा, लंबाई 70.483, चौड़ाई आएगा 60.414, और ऊंचाई आएगा 50.345। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आएगा आपका, जो तीनों को गुणा करेंगे तो आज जो आपका वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में 2,14,377, 2,14,377.03632। और जब आप इसको दशमलव हटा के इसको दशमलव लाएंगे इसमें, तो 21.437 गुणित 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो 21.437 होगा। हो सकता है कि व्यापम इसका आंसर ए ले, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देख रहे हैं गाइस, इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो सकता है, सही आंसर, सॉरी इनमें से कहीं नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √0.81 मल्टीप्लाई बाई 0.036 मल्टीप्लाई बाई 0.64 डिवाइड बाई
0.016 मल्टीप्लाई बाई 0.49 मल्टीप्लाई बाई 0.09, इसको क्या करना था, आपको सरल करना था। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये है क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन है सरल करने के लिए दिया था। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 81 9 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 49 किसका होता है, 49 7 का होता है। और ये क्या होता है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया स्क्वायर के फॉर्म में। अब स्क्वायर है तो ये रूट से कट के क्या निकलेगा, 0.9 मल्टीप्लाई 0.8 0.7 और 0.3 के रूप में निकल जाएगा। अंडर रूट में हमने क्या कर रखा है, 0.036 डिवाइड बाई 0.016। अब इसके बाद देखिए दशमलव, ये तीनों दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक है और दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक है, तो दोनों का दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 36/16। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली इसको बाहर निकालेंगे तो 6 और 4 के रूप में बाहर निकलेगा। ये 0.3 से 0.9 कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। तो ये 3 बार में आपका कट गया। इसके बाद क्या है, दशमलव के बाद 1 है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा और ये 8/7 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणित 8/7 और मल्टीप्लाई बाई 6/4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36/7, जो शायद आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 36/7, और यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक जिले में प्रतिवर्ष 5% बच्चों की वृद्धि तथा 16% बुजुर्गों की कमी होती है। यदि वर्ष 2016 में उस जिले की जनसंख्या 64,10,000 थी, जिसमें 1,60,000 बच्चे थे तथा शेष बुजुर्ग थे, तब वर्ष 2020 में उस जिले में बच्चों एवं बुजुर्गों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। उसने अनुपात पूछ रखा है। तो जब आपको जनसंख्या घटने या बढ़ने की क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको हमेशा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। उसमें हमेशा आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो टोटल जनसंख्या क्या थी, 64,01,000 जनसंख्या थी। 64,10,000 इसकी क्या थी, जनसंख्या थी, और बच्चे थे 1,60,000। बच्चे कितने थे आपके, 1,60,000। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो बूढ़े कितने बचे, तो 64,10,000 में से 1,60,000 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 62,50,000 क्या थे, बूढ़े थे उस वहाँ पे। ठीक है, उस गांव में कितने बूढ़े थे, 62,50,000 बूढ़े थे। अब उन्होंने कहा था बच्चे और बूढ़ों का अनुपात बता दीजिए, कि बच्चे 5% की दर से बढ़ रहे हैं और बूढ़े क्या हो रहे हैं, 16% की दर से कम हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे उन्होंने रेशियो पूछ लिया था कि रेशियो क्या होगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, 4 साल का आपको सॉल्यूशन करना था। 4 साल का 17, 18, 19 और 20, ये क्या होते हैं, 4 साल 2016 से 2017, फिर 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, ये 4 साल। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना था। इसमें फॉर्मूला नहीं, डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व करना था। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 105/100, 5% की दर से बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया 105/100 मल्टीप्लाई बाई 105/100। ये आपने 4 बार 105/100 लिखा क्योंकि 4 साल था। डिवाइड में क्या किया, 62,50,000, और 4 साल इनका बूढ़ों की जनसंख्या कम होगी, तो बूढ़ों की जनसंख्या 16% से कम हो रही, तो 100 - 16 बराबर क्या होता है, 84 होता है। तो 84/100 मैंने लिख दिया। 4 बार क्या किया, 84/100 लिख दिया। जब इसके बाद क्या होगा, 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 400 कट जाएंगे। इसके बाद ये 4 जीरो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ है, तो ये चारों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगला देखिए, अब ये जो 84 था वो 21 से 4 बार में जाएगा और 105 5 बार में जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ये 4, ये 5 5, ठीक है। तो अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 आएगा और नीचे क्या आएगा, 4 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 क्या होता है आपका, 625 होता है। तो ये 625 से यहाँ पे जो 625 बटा था वो कैंसिल होगा। जब इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, तो 1/16 जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या आएगा, 1/16 बचेगा जब पूरा कट फिट के। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, इसका रेशियो क्या आएगा, 1/16 आपका बच्चे और बूढ़ों का रेशियो आ जाएगा।
बच्चों और बूढ़ों का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 1:16 आएगा। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 0.17373737 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस एक अलग सा ट्रिक है, जो आपको ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिख क्या है, यहाँ पे 737373 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं 0.1, और 73 रिपीट हो रहा था तो 73 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, बार, डायरेक्टली बार लिख दिया। अब इसको जब आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या लिखेंगे, 173, ये पूरा वैल्यू को आप एक साथ लिख दिए 173, और जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, एक के ऊपर यहाँ पे देखिए बार नहीं था तो -1 कर दिए, और डिवाइड में जितने के ऊपर बार था उसको कितने बार लिखे, 9 लिखे, और एक के ऊपर बार नहीं था इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक बार क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। तो यहाँ क्या हो गया, 173 - 1/990 कर दिए। 173 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 172/990, और जब आप इसको 2 से काट देंगे तो ये 86 बार में जाएगा, और ये 495 बार में। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 86/495, 86/495। और 86/495 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 86/495 हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये आज का लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और जो नए स्टूडेंट थे वो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको ये पता चले कि वीडियो अच्छा है या बुरा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइस।